प्यारे बच्चे, स्वागत है आपका अपने चैनल यूनिवर्स अड्डा पे। इससे पहले 2 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं। ये तीसरा और चौथे यूनिट के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न है परीक्षा में सारे के सारे प्रश्न यहीं से आ जाएंगे। तो आप इनको एक बार देख लो सही से, और जो प्रश्न तुम्हें लगता है कि याद नहीं हो पा रहे हैं उनको एक बार नोट डाउन कर लो। इससे क्या होगा कि आप एक बार लिखेंगे तो आपको बहुत लंबे समय तक ये याद रहेगा। और बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक खास बात होती है कि इन प्रश्नों को हम जल्दी से भूल जाते हैं, क्योंकि थ्योरी तो कुछ होती नहीं है, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। वैसे मैं प्रयास करता हूं कि आपको इनसे संबंधित चीज़ें बताता चलूं। तो अगला वीडियो है ये बहुविकल्पीय प्रश्न का सेकंड वीडियो है। वैसे थ्योरी के भी कुछ वीडियो आ चुके हैं, कंटिन्यू आपको वीडियो मिलते ही रहेंगे अब। तो मुझे लगता है जो बच्चे कॉलेज नहीं आ पाते हैं उनके लिए ये काफ़ी ठीक रहेगा कि वे घर पे बैठ करके इसको पढ़ते रहें। और किसी भी तरह की समस्या अगर हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि उसमें सुधार किया जा सके। पहला प्रश्न देख लेते हैं, पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक चट्टानें कौन सी हैं? तो पहला विकल्प देखते हैं इसमें, आग्नेय चट्टानें, ज्वालामुखी चट्टानें, परतदार चट्टानें, कायांतरित चट्टानें। तो आपको पता ही होगा चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकारों में आग्नेय चट्टानें हैं पहले प्रकार की, दूसरी प्रकार की परतदार चट्टानें हैं जिन्हें अवसादी चट्टान भी कहते हैं, और तीसरे नंबर की कायांतरित चट्टानें या रूपांतरित चट्टानें भी कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। अब इन 3 प्रकार की चट्टानों में सर्वाधिक चट्टानें कौन सी हैं? तो इस पहले वाले विकल्प का सही आंसर है सी, परतदार चट्टानें सबसे ज़्यादा होती हैं। ये चट्टानें कैसे बनती हैं इनको एक बार देख लेते हैं। जैसे ये एक पर्वत है या चट्टान का एक आग्नेय चट्टान है, काफ़ी सारी रॉक एक जगह इकट्ठी हुई है। अब दाब ताप के कारण, वर्षा के कारण इससे क्या होगा, इसमें चटकन होगी और ये टूट करके गिर जाएगी। जब कहीं पर एक जगह गिर जाएगी तो ये हवा इसको उड़ा के ले जाएगी, कहीं दूसरी जगह पर एक परत के रूप में बिछ जाएगी। और इसके बाद ये प्रोसेस लंबे समय तक चलता रहता है, लाखों सालों का प्रोसेस है। तो यहाँ पर जो एक परतनुमा चट्टान बन जाएगी, इसी चट्टान को हम परतदार चट्टान कहते हैं। ऐसी कोई विशेष चट्टान की उत्पत्ति नहीं होती है, बल्कि ये कट करके, जैसे बाढ़ के पानी से कट करके चली जाए या धूप से चटक करके और हवा से चली जाए और कहीं एक जगह जा कर के इकट्ठी हो जाती है, तो उसको हम परतदार चट्टान कहते थे। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो चट्टान है पृथ्वी पर, ये परतदार चट्टान की हैं। वैसे प्राथमिक चट्टानों को अगर प्रश्न आता है प्राथमिक चट्टानें किसे कहते हैं, तो प्राथमिक चट्टानें आग्नेय चट्टान को कहते हैं। आग्नेय चट्टान का निर्माण ही सबसे पहले होता है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी का धरातल है और ज्वालामुखी प्रक्रिया से या पृथ्वी के बनने के दौरान, दोनों ही प्रोसेस हैं। यहाँ पर चट्टानों का लावा का उद्गार हुआ है और लावा के उद्गार होने से बहुत सारी चट्टान निकल करके लावा यहाँ पर एक पर्वत के रूप में बिछ गया है। तो ये जो पर्वत के रूप में बिछा हुआ है, ये एक विशेष तरह की चट्टान कही जाएगी और इसको आग्नेय नाम दिया जाता है। और जब यही चट्टान कहीं दूसरी जगह परत के रूप में जम जाती है तो इसे अवसादी कहा दिया जाता है। तो इस तरह से आग्नेय अवसादी से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन सी चट्टानें ताप व दबाव के कारण निर्मित हुई हैं? तो पहला विकल्प है इसमें आग्नेय चट्टानें, और दूसरा विकल्प है अवसादी, तीसरा विकल्प है पातालीय चट्टानें, और चौथा है कायांतरित चट्टानें। तो इसका सही आंसर है कायांतरित चट्टानें। पृथ्वी के अंदर, जैसे पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, यह आपने पढ़ रखा होगा। 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। तो इस तरह से जब तापमान ज़्यादा बढ़ जाता है और दबाव पड़ता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण चारों तरफ से दबाव पड़ता है, और बीच में अगर कहीं पर एक बड़ा सा पेड़ दब गया है तो इसका जो बीच वाला भाग है पेड़ का, ये कोयले में कन्वर्ट हो जाएगा दाब और ताप के कारण। तो इस तरह से आप समझ ही सकते हैं कि इसको हम कायांतरित चट्टान कहेंगे, जिनका रूप बदल जाता है, उनको कायांतरित चट्टान कहा जाता है। तीसरे प्रश्न पर आते हैं, पृथ्वी पर सर्वप्रथम किन शैलों का निर्माण हुआ है? तो सबसे पहले अभी मैंने बताया था आग्नेय चट्टानों का निर्माण सबसे पहले हुआ है, इसलिए इनको प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न है चौथा, ब्लैक फॉरेस्ट किस प्रकार का पर्वत है? तो ब्लैक फॉरेस्ट व्रंश पर्वत है। ये याद रखने लायक क्वेश्चन है, जीके में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। चाहे तो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या फिर पुलिस हो, किसी भी तरह की भर्ती परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बिना स्थान परिवर्तन के ऊपरी तल पर संधियाँ पड़ जाती हैं, वह तल कहलाता है। तो 5 का सही आंसर है आपका डी, भ्रंश नदी कहा जाता है उसको। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और जो शब्द आपको दिख रहा है कगार, भ्रंश कगार, कगार का मतलब होता है कोई एक ऐसा क्षेत्र जो पूरी तरह से खड़े ढाल वाला होता है, उसको कगार कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, बलन की घटना में गुंबद की भांति नीचे धसे भाग को क्या कहते हैं? तो 6 का जो सही आंसर है वह है बी, अविनति बलन। अब देखो प्रश्न को दोबारा पढ़ें, अगर प्रश्न आप सही से पढ़ना सही से समझ गए हैं तो आपका 50% आंसर आ गया है। अगर आप प्रश्न को ही नहीं समझ पा रहे तो सही उत्तर पर पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बलन की घटना में, बलन का मतलब होता है एक तरह से मोड़ पड़ जाना। जैसे इधर से आपने किसी चट्टान को दबाया, इधर से दबाया, तो बीच में जो चट्टान है, बीच की चट्टान कुछ इस तरह से हो जाएगी, इसमें मोड़ पड़ जाएंगे, बलन पड़ जाएंगे। इसी को कहा गया है कि गुंबद की भांति नीचे भाग को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? उसको अविनति बलन कहते हैं। आगे प्रश्न पर आते हैं, निम्न में से कौन बलन का प्रकार नहीं है? तो 7 में का जो सही आंसर है वह डी है, समबलन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां, जब क्षैतिज संचलन के कारण धरातल के बीच का भाग गोमदाकार रूप में ऊपर उठ जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो 8 का जो सही आंसर है वह ए है, उत्संबलन, उत्संबलन। अगले प्रश्न पाते हैं, किस अवस्था में नदी का वेग मंद होता है? तो 9 का सही आंसर है बी, जीर्जावस्था में नदी का जो वेग या ढाल होता है, नदी की चलने की गति होती है, वह मंद हो जाती है, वह कई धाराओं में बढ़ जाती है। जब नदी तरुणावस्था में होती है, इसका सी विकल्प देखें, जब नदी तरुणावस्था में होती है तो किसी पर्वत से उछल कूद करते हुए तीव्र गति से नीचे आती है, और जब वो मैदानों में बहती है तो वह प्रौढ़ावस्था में होती है। लेकिन जब वह किसी समुद्र में जाकर के मिल रही होती है तो वो इतनी मंद गति हो जाती है उसकी कि वह कई धाराओं में जाकर के बढ़ जाती है, और वहीं पर डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, 10वें प्रश्न पे, किस अवस्था में जल गर्तिकाओं का निर्माण होता है? तो 10 का सही आंसर है आपका ए, तरुणावस्था में ही जल गर्तिकाओं का निर्माण होता है। गर्त मतलब होता है गड्ढा। जैसे ये धरातल है, यहाँ पर एक नदी बह रही है, और नदी का जब उछल कूद करते हुए नदी बह रही होती है तीव्र गति से, तो ये गड्ढा कर देती है, और इसी गड्ढे को गर्त कहा जाता है। तो नदी गर्तों का जो निर्माण करती है वह तरुणावस्था में ही करती है। अगला प्रश्न है, क्षारण झील का निर्माण किस अवस्था में होता है? तो 11वें का जो सही आंसर है वह बी है, प्रौढ़ावस्था में क्षारण झील का निर्माण करती है नदी। इसको गोखुर झील भी कहते हैं, क्षारण झील को गोखुर झील भी कहते हैं। और ये बनती है ऐसे कि जैसे जब नदी विसर्पण करते हुए चलती है इस तरह से, तो नदी अपना इस हिस्से को काट देती है, और काट करके नदी इधर आकर के मिल जाती है, और नदी का बहाव सीधा हो जाता है, और जो इधर का एरिया बचता है ये गाय के खुर के जैसा एक आकृति बन जाती है। इसको गोखुर झील कहते हैं। यहाँ से रास्ते बंद हो जाते हैं, अपने आप रास्ते बंद हो जाते हैं, और ये गाय के खुर जैसा एक आकृति बन जाती है। इसे गोखुर झील या क्षारण झील भी कहते हैं। 12वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति नदी की युवावस्था में बनती है? तो 12 का सही आंसर है डी, एस्चुअरी। नदी की युवावस्था में बनने वाली जो आकृति है वो एस्चुअरी है। और एस्चुअरी का निर्माण कैसे होता है और क्या होती है एस्चुअरी? जैसे ये समुद्र है, इधर का भाग समुद्र है और इधर का भाग स्थल है,
तो स्थल से नदी समुद्र की ओर बढ़ती है और वह इतनी तीव्र गति से चलती है, किसी घाटी में इतनी तीव्र गति से चलती है कि उसका पानी समुद्र के पानी में भी कुछ दूर तक आगे बढ़ता है, चलता रहता है। जबकि समुद्र में गिरने के बाद तो नदी विलीन हो जानी चाहिए, लेकिन नदी अपना जो ढाल है, जो तीव्रता है, उसको खोती नहीं है और वो समुद्र में भी काफ़ी दूर तक बहती है। इसी तरह से उसको हम क्या कहते हैं, उसको एस्चुरी कहते हैं। और ये एस्चुरी जो है युवावस्था में बनने वाली एक विशेष तरह की स्थलाकृति है। आगे बात करते हैं कोलोरेडो स्थलाकृति किससे निर्मित होती है। तो इसका सही जो आंसर है कोलोराडो, पहला ज्वालामुखी है और दूसरा देखिए ज्वालामुखी के बाद हिमनद अपरदन है, उसके बाद है ज्वार और नदी के कार्य। तो इसका सही आंसर है डी, कोलोराडो स्थलाकृति नदी के कार्य से बनने वाली एक विशेष तरह की स्थलाकृति है। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। डेल्टा संरचना निर्मित होती है, तो डेल्टा की जो संरचना निर्मित होती है वह भी नदी के कार्य है। अभी मैंने बताया था जब नदी बह रही होती है तो वो कई दिशाओं में बढ़ती है और अपना मलबा समुद्र के आसपास के क्षेत्रों में जमा कर देती है, जिसको हम डेल्टा कहते हैं। डेल्टा मतलब एक स्थलखंड होता है। 15वां प्रश्न है, देखिए संप्राय मैदान किससे संबंधित है। तो संप्राय मैदान किससे संबंधित है, नदी से संबंधित है। नदी मैदान बनाती है तो उसे संप्राय मैदान कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति नदी के कार्यों से संबंधित नहीं है। तो बरखान नदी के कार्यों से संबंधित नहीं है, ये पवन बनाता है। पवन जब चलती है तो रेत के टीले को इकट्ठा करके एक जगह इकट्ठा कर देती है, जिसे हम बरखान कहते हैं। जबकि जलप्रपात नदी बनाती है, क्षिप्र का भी नदी बनाती है और वेद का भी नदी बनाती है, इसलिए ये तीनों नहीं है, ये इसका सही विकल्प है। 17वां प्रश्न है, नील नदी का डेल्टा है। तो नील नदी का जो डेल्टा है वह किस तरह का है, वह चापाकार है, ए धनुषाकार है, पंजाकार है या छींड़ाकार है। तो इसका जो नील नदी का डेल्टा है वह धनुषाकार है, इसका बी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बरखान से आप क्या समझते हैं। तो एक विशेष प्रकार का बालू का टीला है, मैंने अभी आपको बताया बालू का टीला है जिसे हम बरखान कहते हैं। जीवजन किससे संबंधित है। अगला प्रश्न है, जीवजन किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर है वायु अपर्दन से संबंधित है जीवजन। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, यारडंग के निर्माण का प्रमुख कारण है। तो जो 20 का सही आंसर है वह है हवा का अपर्दन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लोयस का निर्माण होता है। भूमिगत जल द्वारा, हिमनद द्वारा, पवन द्वारा या सागर तरंग द्वारा। तो लोयस का जो निर्माण होता है, लोयस का मैदान चीन का मैदान है, आपने पढ़ा होगा, काफ़ी प्रचलित मैदान है, ये पवन द्वारा बनता है। अगला प्रश्न है, हिमानी अपर्दन से निर्मित प्रमुख भू आकृति है। 22 का जो सही आंसर है वह ए आंसर सही है, नुनाटक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भू आकृति का निर्माण हिमानी अपर्दन द्वारा नहीं होता है। तो इसका 23 का जो सही आंसर है वह ए है, ड्रमलिन। ड्रमलिन अभी आपने पढ़ लिया था। और प्रश्न क्या कर रहा है, हिमानी अपर्दन, एक निक्षेपण होता है, एक अपर्दन होता है। तो हिमानी अपर्दन द्वारा नहीं होता है, तो ड्रमलिन का नहीं होता है। जबकि गिरिशृंग का भी होता है, टॉर्न का भी होता है, लटकती घाटी भी होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 24वां प्रश्न है, कौन सी स्थलाकृति हिमनद अपर्दन से निर्मित है। तो 24 का जो सही आंसर है वह सी है, लटकती घाटी हिमनद से निर्मित है। लटकती घाटी को एक बार समझ लेते हैं डिजिटली फॉर्म में। जैसे ये एक नदी बह रही है
और ये बर्फ़ की नदी बह रही है, पूरी की पूरी नदी बर्फ़ की है। और इस नदी, बड़ी नदी में आकर के कहीं से छोटी नदी आकर के मिल जाती है, तो ये नदी थोड़ा सा आगे बढ़ के, और जैसे लेंटर की छजली आगे तक निकली होती है, कुछ इस तरह से आगे निकल जाती है। इसको हम लटकती घाटी कहते हैं। और ये लटकती घाटी हिमनद द्वारा ही बनाई जाती है, यानी कि हिम की नदी द्वारा ही बनाई जाती है। लास्ट क्वेश्चन है, लटकती घाटी संबंधित है, अभी अभी हमने बात की है इसके बारे में, हिमानी या हिमनद प्रक्रिया से ये संबंधित है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको, इसके बारे में आप ज़रूर अपनी राय दें। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।